हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर तक हमने विद्युत धारा वाले पार्ट से प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और शेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, जब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, जब डिफरेंट हो, ये सब पढ़ा। और इसके अलावा हमने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, किरचॉफ्स के नियम पढ़े। विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के नियम पढ़े। आज हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर हम आ रहे हैं। देखिए, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं क्योंकि जो भी नेटवर्क होगा, जो भी हार्ड क्वेश्चन होगा, किसी भी शर्त पे जो नहीं बन पाएगा, वो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर करके। तो आज हम प्रतिरोधों के मापन में फिर से आ रहे हैं। तो प्रतिरोधों के मापन के लिए हमने क्या क्या काम करा था भाई? केवल एक ही चीज पढ़ा है, ओम के नियम के द्वारा। ओम के नियम के द्वारा हम किसी प्रतिरोध का मापन, किसी चालक के प्रतिरोध का मापन कर लेते थे। कैसे? V इज प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V अपॉन I। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दूसरा एक तरीका, मान ले हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टेंस है, उस अननोन रेजिस्टेंस का मान हमको ज्ञात करना है, तो हमारे पास एक और टेक्निक आती है, व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे कैपेसिटर्स में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर कैपेसिटर्स पढ़ा था। 4 संधारित्र लिए थे, चारों में से तीनों का मान ज्ञात था, एक अज्ञात मान था। तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 निकाला था जब व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में था। इन चारों में से 3 ज्ञात थे, एक अज्ञात था, तो अज्ञात का मान निकल आया था। और आपसे कह दिया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज को फिर से जब हम रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां फिर उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है भाई? इसमें आने से पहले, व्हीटस्टोन एक व्यक्ति का नाम है, एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर व्हीटस्टोन। उन्होंने क्या किया, 4 रेजिस्टर्स लिए, 4 रेजिस्टर लिए, एक गैल्वेनोमीटर लिया, एक कुंजी ली। गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टरों में। धारामापी का उपयोग, धारामापी को वोल्टमीटर और अमीटर में कैसे उसको कन्वर्ट करते, आगे पढ़ेंगे उसको। धारामापी अभी ये समझ लीजिए कि धारा को नापने वाला यंत्र है या वोल्टेज को नापने वाला यंत्र है। जब किसी डिवाइस में करंट फ्लो होती है तो उसको मेजर करता है। तो धारामापी लिया, कुंजी ली और एक सेल लिया। इन सबको कंबाइन करके एक नेटवर्क की रचना की उन्होंने। और नेटवर्क की रचना की तो एक ब्रिज बनाया, उस ब्रिज का नाम दे दिया गया व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, उन्हीं के नाम से। तो क्या है इसमें देखिएगा, व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, पहले ब्रिज बनाते हैं और फिर अननोन रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसकी रचना को देखिएगा आप। यदि 4 प्रतिरोध हमारे पास है, PQRS, इन 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में इस प्रकार से जोड़ दें कि 2 संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी 2 संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाए,
तो वह सेतु संतुलन में हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 4 रेजिस्टर्स को जोड़ करके एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस P, दूसरा Q, तीसरा R और चौथा S। P, Q, R, S को हमने जोड़ दिया, पैरेललोग्राम बना दिया। इस पैरेललोग्राम का नाम दे दिया हमने, इस समांतर चतुर्भुज का नाम दिया ABCD। इसकी AB भुजा पर लगा है प्रतिरोध P, BC भुजा पर लगा है प्रतिरोध Q, AD भुजा पर लगा है प्रतिरोध R और CD भुजा पर लगा है प्रतिरोध S। ये 4 प्रतिरोध हो गए। इनमें से P, Q, R हमको ज्ञात है और S क्या है? अज्ञात है, अननोन रेजिस्टेंस है, यही निकालना है। ये तो पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम के 2 विकर्ण हुए, एक विकर्ण ये वाला हुआ, एक विकर्ण, एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल BD। तो व्हिटस्टोन ने क्या करा? एक विकर्ण पर AC पर एक सेल या एक बैटरी को कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। मतलब A और C के बीच क्या लगा दिया? EMF लगा दिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। और दूसरे डायगोनल BD पर धारामापी जोड़ दिया। ये हमारा नेटवर्क बन गया। इसी को कहते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। आइए, इस व्हिटस्टोन ब्रिज में हमने कह दिया कि 4 प्रतिरोधों P, Q, R व S को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में इस प्रकार से जोड़े कि 2 संलग्न, संलग्न का मतलब लगी हुई, 2 संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी 2 संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाए, तो यह सेतु संतुलन की अवस्था में। तो हमको बैलेंस कंडीशन क्या है वो भी समझना है, और बैलेंस कंडीशन में हमको एक फार्मूला निकालना है, उसको भी निकालते हैं। देखिए, यहां से इस नेटवर्क में, यहां से इस सेल के या इस बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हुई, A पर आई, जंक्शन A। हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे, एक तो संधि का नियम, जंक्शन रूल, और दूसरा लूप्स लॉ, बंद पास का नियम। ये 2 नियम पढ़े थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको यहां भी अप्लाई करेंगे। इस संधि पर करंट I में से I1 इधर को चलेगी P की ओर और I2 R की ओर। आइए B जंक्शन पे जाते हैं। B पे I1 में से IG ये धारामापी की ओर आ गई, धारामापी की ओर, और शेष कहां को जाएगी? इस Q की ओर। शेष कितनी बची? I1 में से IG इधर को आ गई, तो यहां को बची I1 माइनस IG। आराम से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भाई। अब आइए जंक्शन D पर, I2 करंट यहां R से आई और IG आई गैल्वेनोमीटर G से होते हुए, तो यहां को गई, ये मिल गई, कितनी होगी? I2 प्लस IG। फिर यहां आएंगे तो I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, तो ये फिर से I1 प्लस I2 I हो गई। ये सब चलता है। अब संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में इन 2 बिंदुओं का विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, किन 2 बिंदुओं का? B और D का सेम होना चाहिए। VB इज इक्वल टू VD, VB इज इक्वल टू, मतलब VB माइनस VD या VD माइनस VB इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इसमें को कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बस आपको यह ध्यान रख देना है कि संतुलन की अवस्था में धारामापी G से होते हुए कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इतना सा ध्यान करना है। और बैलेंस कंडीशन होगी, B और D बिंदु सेम विभव पर होंगे, समान विभव पर होंगे, और मतलब B और D बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर 0 होगा। 0 होगा तो इसमें के कोई करंट नहीं आएगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तब संतुलन की अवस्था में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो जाएगा। मतलब 2 संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, ये संलग्न भुजाएं हैं, कंजुगेटिव साइड्स हैं, देखिए P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। या इन 2 कंजुगेटिव साइड्स को लीजिए, इन 2 कंजुगेटिव साइड्स पे लगे रेजिस्टेंस का रेशियो लीजिए, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, ऐसा भी कर सकते हैं।
या पी क्यू आर एस न कह करके R1 R2 R3 R4 कहेंगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। आप अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। तो जब ऐसी कंडीशन P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस आ जाएगी तो हमको P मालूम है, Q मालूम है, R मालूम है, S को निकाल देंगे, S हमको मिल जाएगा। आइए इसको प्रूव करते हैं। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस कैसे प्रूव होगा इसको आइए P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस दो तरीके से हम प्रूव करते हैं। पहला तरीका ये देखिए, पहला तरीका इस डायग्राम को देखिए। पहले देखो ए बी और एडी भुजा पर जो रेजिस्टेंस P और R लगे हैं, इनका पहला पहला सिरा A पर है। देखो पहले मैं फर्स्ट मेथड से आपको बता रहा हूं, पहला पहला सिरा और दूसरा सिरा कहीं आगे गए हैं। तो ये कैसे क्रम में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया इनका, समांतर क्रम में हो गए। समांतर क्रम में हो गए तो इस ए बी के बीच, इस रेजिस्टर P के सिरों के बीच विभवांतर VAB इज इक्वल टू VAD, R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। देखिएगा तो संतुलन की अवस्था में VAB इज इक्वल टू VAD। अब VAB की इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P। V इज इक्वल टू आया, VAB इज इक्वल टू I के बदले I1 इंटू P इज इक्वल टू VAD मतलब VA माइनस VD, ये भी कह सकते हो। ये कितना हो गया? I इंटू R, I2 इंटू R। तो हमने I1P इज इक्वल टू I2R नंबर फर्स्ट लिख दिया। बिल्कुल सिंपल मेथड है, दो लाइन में निकल आएगी। इसी प्रकार दूसरी दो कंजिक्यूटिव साइड्स को देखिए, BC और CD को देखिए। ये BC मतलब Q, रेजिस्टर Q का एक सिरा C पर आया है और D का भी एक सिरा C पर आया, दूसरे सिरे कहीं यहां गए हैं। तो ये भी पैरेलल में हुए, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसलिए VBC का मतलब VB माइनस VC इज इक्वल टू VCD का मतलब VD माइनस VC या VC माइनस VD। ये हो गया भाई। ये देखिए अब इस VB माइनस VC इसके सिरों के बीच विभवांतर है, विभवांतर ओम्स लॉ लगा दीजिए। I इंटू R, I का मतलब I1 माइनस IG इंटू Q, I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू दूसरे CD के सिरों के बीच में VD माइनस VC, VCD भी VDC भी कह सकते हो इसको। कितना? I इंटू R, I कितना? I2 प्लस IG इंटू S, I2 प्लस IG इंटू। अब संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा भाई? IG इज इक्वल टू 0, IG बराबर 0 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा? I1Q इज इक्वल टू I2S। तो आपके पास आ गया नंबर 2 I1Q इज इक्वल टू I2S, और नंबर 1 I1P इज इक्वल टू I2R। अब एक में दो का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग रिलेशन 1/2। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड का डिवाइड करिएगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड का डिवाइड करिए। I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। तो I1 कट गया, I2 भी कट गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड, किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि संतुलन की अवस्था में, व्हीटस्टोन के संतुलन की अवस्था में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। देखिएगा सेकंड मेथड में आ जाइए। सेकंड मेथड देखिए, इस सर्किट को यदि आप देखें तो इसमें बहुत सारे क्लोज्ड लूप बने हैं। एक क्लोज्ड लूप ये है, देखो A B D A, दूसरा क्लोज्ड लूप B C D B,
तीसरा क्लोज लूप ए बी सी ए, चौथा क्लोज लूप ए डी सी, चलिए इसको ई कह देते हैं, ई ए। ऐसे बहुत सारे क्लोज लूप बने। हम क्या करते हैं दूसरे तरीके में, दो बंद पास केवल लेते हैं। एक बंद पास है हमारे पास क्या, ए बी डी ए। इस बंद लूप को देखिए, क्लोज लूप को देखिएगा, चलेंगे। मैंने लिखा हुआ है बंद लूप ए, बंद पास ए बी डी ए। फिर से वैसे हमने किरचॉफ के नियम पढ़ लिए हैं, लूप्स लॉ पढ़ लिया है। सेकंड लॉ है लूप्स लॉ, किरचॉफ का विद्युत परिपथों के लिए दूसरा नियम है, वो है किसी बंद पास में कार्य करने वाले कुल विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस बंद पास पर लगे विभिन्न अवयवों के बीच विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा बी, या सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, एक ही बात है। तो इस बंद पास में ई तो है नहीं, विद्युत वाहक बल तो है नहीं भाई, जीरो। परंतु हम चलते हैं यहां से ए से बी तक, चलिए ए से बी तक चलिए। देखिए करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, I1 पॉजिटिव, I1P लिखा है मैंने, देखिए बंद पास ABDA I1P प्लस IG इंटू जी। ये देखिएगा यहां से यहां को आइए, IG इंटू जी, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। फिर आइए इधर से D से A की ओर तक जाइए, जहां से चले वहीं पर खत्म करेंगे। तो यहां I2 इधर को आ रहा है, हम उधर को माइनस I2 R इज इक्वल टू EMF 0 हो गया। ये देखिए संतुलन की अवस्था में ध्यान रखना, IG मीन्स गैल्वेनोमीटर को कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। IG इज इक्वल टू 0, IG इज इक्वल टू यहां पर 0 कर दोगे तो I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0 मीन्स I1P इज इक्वल टू I2R, नंबर 1 कर दिया। इसी प्रकार दूसरे बंद पास में आ रहे हैं, देखिए दूसरा बंद पास, देखिए हमारे पास दूसरा बंद पास है कौन, बी सी डी बी। बी सी डी बी को देखिए, बी से सी तक आइए। पहले इस रेजिस्टर क्यू में करंट फ्लो हो रही है I1 माइनस IG, तो विभवांतर हो गया I इंटू आर, ओम्स लॉ, I1 माइनस IG इंटू क्यू। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं प्लस, यहां देखो यहां करंट उधर को जा रही है, हम सी से डी की ओर आ रहे हैं, तो माइनस I2 प्लस IG इंटू एस, प्लस नहीं, फिर ये भी करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, माइनस IG नीचे को आ रहे हैं, हम ऊपर को जा रहे हैं, तो माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू EMF, इसमें भी 0। तो देखिए बंद पास बी सी डी बी में अपना अपना डायग्राम देख लीजिएगा। I1 माइनस IG इंटू क्यू माइनस I2 प्लस IG इंटू एस माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। फिर वही संतुलन की अवस्था में IG इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। IG इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए सब जगह, ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा यहां I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0। तो I1Q इज इक्वल टू I2S, नंबर 2। फिर से इस फर्स्ट में इस सेकंड का डिवाइड कर दीजिए, I1P बट्टा I1Q इज इक्वल टू I2R बट्टा I2S। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। फिर से वही चीज आ गई। तो किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए हमने क्या निकाल दिया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। फाइनली ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया भाई। दो संलग्न
चार प्रतिरोध हैं, चार में से तीन ज्ञात हैं, एक अज्ञात है, उनको हम जोड़ें। किस में जोड़ें? उन रेजिस्टर्स को समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं में जोड़ें। किस प्रकार से जोड़ें? इस प्रकार से जोड़ें कि दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का जो मान है उनका अनुपात दूसरी दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाए। तो वो ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो P1 P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इन चारों में से एक अननोन है, तीन नोन है, तो अननोन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये हो गया व्हिटस्टोन ब्रिज। क्या? इफ वी हैव फोर रेजिस्टर्स, वी कनेक्ट दीज फोर रेजिस्टर्स by four sides of a parallelogram such that the ratio of resistances of two consecutive sides is equal to the ratio of resistance of another two consecutive sides, then the bridge is in balance condition. In balance condition, VB इज इक्वल टू VD मीन्स जो गैल्वेनोमीटर जिस डायगोनल पे जुड़ा हुआ है उस डायगोनल पे जो दो पॉइंट्स होंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर जुड़ा होगा उन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। मतलब वो दो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल में होंगे तो गैल्वेनोमीटर को नो करंट फ्लो होएगी। नो करंट फ्लो होएगी तो बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा तब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S मिल जाएगा। ये हो गया व्हिटस्टोन ब्रिज। अब इसकी कुछ तथ्य हैं भाई, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। दो तीन बातों का जरूर ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो दो तीन बातों का ध्यान करेंगे। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं उनको देखिएगा। देखिए ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S बैलेंस कंडीशन में आया। इससे अननोन रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, S इज इक्वल टू R इंटू P अपॉन Q हमको मिल जाएगा। तो सम इंपोर्टेंट फैक्टर्स को देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पहला फैक्टर आपको ध्यान रखना है, ये जो ब्रिज है इस ब्रिज की सेंसिटिविटी चार भुजाओं पर जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, मतलब सेंसिटिविटी को कहते हैं सुग्राह्यता। P, Q, R और S जो ये रेजिस्टर है इन रेजिस्टर्स पर डिपेंड करती है। सेंसिटिविटी मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये रेजिस्टर सेम ऑर्डर के होने चाहिए, मैक्सिमम सेंसिटिविटी होने के लिए। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी, इससे भी सेंसिटिविटी को छोड़िए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर आइए। सेकंड फैक्टर, यदि हम आपस में इस गैल्वेनोमीटर और ये जो सेल लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है दो डायगोनल्स पे, एक डायगोनल्स पे बैटरी लगा हुआ है और दूसरे डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगा है, यदि हम इनको आपस में बदल दें, यहां जोड़ दें गैल्वेनोमीटर और यहां जोड़ दें सोर्स, तब जो संतुलन की स्थिति है, संतुलन की स्थिति का मतलब बैलेंस कंडीशन है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसमें नो चेंज। परंतु सुग्राह्यता बदल जाएगी भाई, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। सेंसिटिविटी का मतलब, एक्चुअली सेंसिटिविटी का मतलब होता है क्या कि जो करंट है वो डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट जो रेजिस्टर्स हैं उन पे करंट कैसे कैसे फ्लो हो रही है। ठीक है, किन्हीं दो साइड्स के करंट जो दो साइड्स पे फ्लो हो रही है उनका रेशियो होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बदल जाएगी। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण थर्ड फैक्टर है, चौथा तथ्य क्या है देखिएगा।
जब हम इस सेतु के लिए बहुत सारे जटिल जटिल नेटवर्क होंगे, हमको ए और सी के बीच, इस ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना होगा। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना होगा तो ध्यान रखिएगा बी और डी पे यदि कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में वो जो रेजिस्टर बी और डी पर लगा हुआ है, ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने में, ए और सी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। बी और डी पर कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, बैलेंस कंडीशन में ब्रिज है, तब बैलेंस कंडीशन में इस बी और डी पर जो रेजिस्टर लगा होगा, जो रेजिस्टेंस लगा होगा, जो प्रतिरोध लगा होगा, वो निष्प्रभावी रहेगा। कब निष्प्रभावी रहेगा? केवल संतुलन की अवस्था में, ध्यान रखना। इसका मतलब मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी है। संतुलन की अवस्था में ए और सी बिंदुओं के बीच नेट प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध के, मतलब ए और सी के बीच नेट प्रतिरोध का मतलब तुल्य प्रतिरोध के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा यदि बी और डी के बीच लगे प्रतिरोध के मान में हम कितना ही बड़ा परिवर्तन क्यों न कर दें। बी और डी के बीच हम माना 1 ओम का लगा दें, 1000 ओम का लगा दें, 10,000 ओम का लगा दें, 100 ओम का लगा दें, 50 ओम का लगा दें, वो निष्प्रभावी ही रहेगा संतुलन की अवस्था में। मतलब ए और सी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगा संतुलन की अवस्था में यदि हम निकालेंगे ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो बी और डी पर लगे प्रतिरोध से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। जब भी बी और डी के बीच कोई प्रतिरोध लगा होगा, संतुलन देख लेंगे कि बैलेंस है कि नहीं नेटवर्क। यदि बैलेंस है तो तब बी और डी पर लगा प्रतिरोध निष्प्रभावी रहेगा। ये हो गया आपका क्या? व्हिटस्टोन ब्रिज। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। प्रतिरोध के मापन के लिए अब हमारे पास 2 चीजें होगी। एक तो ओम का नियम, ओम के नियम की सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा व्हिटस्टोन ब्रिज हो गया। एक तीसरा मेथड भी है भाई। देखिए तीसरे मेथड में आते हैं। आइए उस टॉपिक को पढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। क्या है मीटर सेतु? और आप ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। मीटर ब्रिज देखिएगा। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज में क्या है भाई? इसमें सिंपली क्या होता है, लकड़ी का एक बोर्ड ले लेते हैं। लकड़ी के एक बोर्ड पर 1 मीटर लंबा समान मोटाई का किसी मिश्र धातु हमने पढ़ लिया था, क्योंकि प्रतिरोधक तार मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, जैसे कांस्टेंटन, मैग्नेन, क्रोमेल आदि। तो हम लकड़ी के बोर्ड पर 1 मीटर लंबा तार 2 पेचों के बीच कस देते हैं। ये देखिए 2 पेचों के बीच, ये लकड़ी का बोर्ड है। इस लकड़ी के बोर्ड पर हमने एक तार लिया है AC, इसकी लंबाई है 1 मीटर। इसको कस दिया भाई 2 पेचों के बीच, और एक इस तार के ठीक नीचे हमने एक मीटर स्केल लगा दी। 1 मीटर लंबी स्केल के ऊपर 2 पेचों के बीच ये तार को कस दिया है। और इस तार के ए और सी सिरों पर लकड़ी के बोर्ड में ये देखिए, ये तांबे की या इस्पात की एल आकार की 2 पत्तियां हैं। ये 2 पत्तियां हैं। इस पर 3 पेच लगे हैं। 1 पेच, 2 पेच, 3 पेच। ऐसे यहां पर भी 1 पेच, 2 पेच, 3 पेच। ए, ये सी। और इस तार के ठीक मध्य में लकड़ी के बोर्ड पर यहां एक सीधी पत्ती होती है तांबे की या इस्पात की, उस पर भी 3 पेच लगे रहते हैं। इसको कहेंगे डी। ये पॉइंट हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। बस इतना सा है मीटर सेतु। क्या है भाई मीटर सेतु? एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल
का एक मिश्र धातु का 1 मीटर लंबा तार AC है, जिसे दो पेचों A व C के बीच कसा गया है लकड़ी के बोर्ड पर, और इस तार के सिरों A और C पर L आकार की तांबे या स्टील की दो मोटी पट्टियां लगी रहती हैं, जिनके ऊपर से 3 संयोजक पेच हैं, 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3, और बीच में इन पत्तियों के ठीक बीच में लकड़ी के बोर्ड पर एक तीसरी सीधी पत्ती होती है, उस पर भी 3 पेच लगे रहते हैं। इसको कह देते हैं D। अब देखिएगा, सबसे पहले सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, मीटर से तो लेंगे, कनेक्टिंग वायर्स लेंगे, एक सेल लेंगे, कुंजी लेंगे और एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे, एक अननोन रेजिस्टेंस लेंगे, प्रतिरोध तार लेंगे, जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, C और D पर उस तार को जोड़ देंगे, अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया, S हो गया ये C और D पर। A और D के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे, जिससे हम ज्ञात प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम आराम से इस सर्किट में अप्लाई करेंगे। R मालूम हो गया, S मालूम हो गया। अब गैल्वेनोमीटर लेंगे, धारा मापी लेंगे, धारा मापी का एक टर्मिनल हम D से तार द्वारा जोड़ देंगे D पर, और धारा मापी के दूसरे सिरे से तार निकाल करके एक स्लाइडिंग जॉकी होती है, स्पर्शी कुंजी कहते हैं उसको, स्लाइडिंग जॉकी। धारा मापी से दूसरा तार निकाल करके जॉकी पे डाल देंगे। सेल A और C के बीच हम एक सेल लगा देंगे कुंजी की सहायता से। कुंजी को ऑन करके इस सेल से इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होएगी तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सर्किट तैयार हो गया। जब ये सर्किट बनाया तो इस सर्किट को देखिएगा, ये व्हीटस्टोन सेतु है, देखिएगा। तो सबसे पहले इस सर्किट को बनाने से पहले व्हीटस्टोन सेतु का कंस्ट्रक्शन पहले कर लेंगे रफ में। देखिए, A B C D 4 बिंदु है, ये देखिए, A B C D 4 बिंदु है। A और B, A और B, ये तार का AB भाग है। A और B ये हमको पता नहीं है। B और C तार का दूसरा भाग है, B और C तार का दूसरा भाग है, ये भी पता नहीं है। AB भी पता नहीं है, BC भी पता नहीं है। परंतु ये एक समान मोटाई का तार है, तो A से B तक तार की जो लंबाई है वो प्रतिरोध इस तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। ऐसे ही BC भुजा का जो प्रतिरोध होगा इस तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। तो हमको प्रतिरोधों का रेशियो मिलेगा इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, AD पर हमको ज्ञात प्रतिरोध है और CD पर हमको अज्ञात प्रतिरोध है। तो हमने ब्रिज बना लिया, क्या, ABCD, ये पैरेललोग्राम बना लिया, समांतर चतुर्भुज बना लिया। एक प्रतिरोध AB भुजा का हो गया, एक प्रतिरोध BC भुजा का, तार का BC लंबाई का हो गया, एक प्रतिरोध AD पे हमको ये ज्ञात प्रतिरोध है, प्रतिरोध बॉक्स से जो भी प्रतिरोध निकालेंगे तो ये R हो गया, और CD भुजा पर जो अननोन रेजिस्टेंस जो तार दिया है हमको प्रतिरोध तार, वो अननोन S हो गया। A और C के बीच हमने देखो, A और C के बीच क्या लगा रखा है, A और C के बीच ये सेल लगा रखी है। A और C के बीच कुंजी से होते हुए सेल लगा दी, और B और D के बीच धारामापी लगा दिया। एक तो धारामापी D पर लगा रखा है, देखिएगा, एक टर्मिनल D से जुड़ा है, दूसरा टर्मिनल B का, मतलब जॉकी को इस तार में जहां पर स्पर्श कराएंगे वो B होगा, परंतु समतुलन की अवस्था में होगा। अब B हमको ज्ञात करना है, तो B को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सुनिएगा।
उसको निकालते हैं। तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। मीटर सेतु का उपयोग कहां करते हैं भाई? इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध S का मान क्या करेंगे? इसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे। यह है अज्ञात हमारे पास, ये S, ये R हमको हमारे पास ज्ञात है। ये AB भुजा का प्रतिरोध हमको ज्ञात हो जाएगा, BC का भी ज्ञात हो जाएगा, तो अज्ञात हमको निकल आएगा। अब क्या करते हैं देखिएगा, इतनी यदि बात आपकी समझ, ये देखेगा इस परिपथ को तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी लगी है, जॉकी को पहले इस तार AC के A सिरे की तरफ स्पर्श कराएंगे, माना डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड आ गया। फिर उस तार को हम कहीं इस C सिरे की तरफ स्पर्श कराएंगे, माना डिफ्लेक्शन दाएं आएगा। ऐसा होना ही होना है। तो A और C के बीच में कहीं एक बिंदु ऐसा मिलेगा कि हम A से धीरे धीरे C की ओर या C से धीरे धीरे A की ओर बढ़ेंगे। A यहां पर स्पर्श कराया लेफ्ट, फिर यहां स्पर्श कराया लेफ्ट, फिर यहां स्पर्श कराया राइट। ऐसे करते करते एक पॉइंट को हम ढूंढेंगे। जॉकी को माना हमने B पर स्पर्श कराया, यहां पर धारा मापी की सुई ना तो दाएं गई ना बाएं गई, शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ये ब्रिज क्या हो गया? तब बैलेंस कंडीशन में हो गया। ऐसी स्थिति में माना, मैं लिख रहा हूं एक लाइन, माना धारा मापी की जॉकी JOKEY जॉकी ही कहलाती है। जॉकी को तार के A सिरे से L दूरी पर स्थित B बिंदु पर स्पर्श कराने पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई भाई। कहां से? हमने तार के A सिरे से जॉकी को L दूरी पर स्थित B बिंदु पर छुआया तार में, हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। तो शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, इसको देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज को देखिए, RAB अपॉन RBC इज इक्वल टू RAD अपॉन RCD। इन दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर दूसरी दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा, होगा। तो ये संतुलन मिलती है, तो ये संतुलन की स्थिति होगी। अतः शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में RAB इज इक्वल टू, AB भुजा का प्रतिरोध आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? मिश्र धातु का है जिस मेटेरियल का रो इंटू L अपॉन A मीन्स पाई R स्क्वायर। RAB हो गया। इस लेंथ का रेजिस्टेंस मिलेगा। रो रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर है जिस मटेरियल का ये बना हुआ है, L इसकी लेंथ होगी, ये L हो गया। तो अब शेष BC पार्ट कितना बचा? पूरा 1 मीटर था, मतलब 100 सेंटीमीटर था, तो 100 माइनस L सेमी, ये L सेमी। अब इसी प्रकार BC भुजा का प्रतिरोध, BC भुजा का प्रतिरोध कितना हो जाएगा देखिएगा, RBC बराबर
रो इंटू BC भुजा की लंबाई है L नहीं 100 माइनस L अपॉन पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या ये भी बात समझ में आ गई होगी? RAB और RBC हमको मिल गए तो हम क्या निकाल देते हैं? RAB और RBC का रेशियो निकाल देते हैं भाई। ये देखिएगा R अतः RAB अपॉन RBC इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन रो इंटू 100 माइनस L अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो किस रूप में आ गए भाई? L अपॉन 100 माइनस L। सेमी तो कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। RAB अपॉन RBC इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। दो कंजिक्यूटिव साइड्स के रेजिस्टेंस का जो रेशियो आया वो इन द रेशियो ऑफ लेंथ आया। जिस साइड की लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस साइड की लेंथ कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अच्छा, इसी प्रकार दूसरी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या हुआ भाई? R डायग्राम देखेंगे अभी। RAD अपॉन RCD इज इक्वल टू R अपॉन S। ये देखेगा RAB अपॉन RBC, यह है देखिए RAB अपॉन RBC L अपॉन 100 माइनस L। RAB अपॉन RBC लंबाइयों के अनुपात में आया। और इसी प्रकार RAD और RCD ये है R अपॉन S। एक ज्ञात है, इसमें एक अज्ञात है। ये देखिए हो गया। अब संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। अतः संतुलन की स्थिति में मतलब जब संतुलन की स्थिति का मतलब जब शून्य विक्षेप की संतुलन की स्थिति का मतलब मैं लिख भी दे रहा हूं, जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन, शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप की स्थिति जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में आएंगे। वो बैलेंस कंडीशन होती है। क्या हो गया? RAB अपॉन RBC इज इक्वल टू RAD अपॉन RCD। तो क्या हो गया भाई? ये देखिए, चलिए लिख लेते हैं RAB अपॉन RBC इज इक्वल टू RAD अपॉन RCD। RAB अपॉन RBC हमने निकाला है L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू RAD है हमारा R अपॉन RCD है हमारा S। तो अज्ञात प्रतिरोध आ गया। सो S इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन ये आ गया। अननोन रेजिस्टेंस हम निकाल देंगे। जब अननोन रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी निकाल देंगे।
ये जो तार है जिसको हमने यहां जोड़ा था, कहां जोड़ा था भाई? इस सीडी भुजा पर जोड़ा था ये अज्ञात तार, जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना था। अज्ञात प्रतिरोध निकाला, अब हम इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करें, मतलब रेसिस्टिविटी निकालेंगे। रेसिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तार को खोलेंगे, तार को खोल करके सीधा कर लेंगे, उसकी लंबाई मेजर कर लेंगे, लेंथ मेजर होगी, स्क्रू गेज से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल देंगे। कैसे? पहले डायमीटर निकालेंगे, डायमीटर मिलेगा तो रेडियस मिल जाएगा, नहीं सॉरी वो यस रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा तो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर हम रेसिस्टिविटी निकाल देंगे। क्या कर देंगे भाई? विशिष्ट, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, विशिष्ट तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को कहते हैं प्रतिरोधकता भी कहते हैं भाई। रेसिस्टिविटी मतलब रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पीछे पड़ा हुआ है। रेसिस्टिविटी आ जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या रेसिस्टिविटी आ जाएगी हमारी किससे? चूंकि एज वी नो दैट आर, आर का मतलब एस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहां आर के बदले एस अननोन रेजिस्टेंस है ना, तो आप क्या कर दोगे भाई? रो इज इक्वल टू एस इंटू ए मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। खोल करके उसकी लेंथ मेजर कर लोगे, ये ओम मीटर में निकाल देंगे आप इसको भी। ओम मीटर में आपका निकल आया, जहां एल बराबर तार की लेंथ ऑफ द वायर, जो अननोन रेजिस्टेंस का वायर है उसकी लेंथ है, तार की लंबाई, आर बराबर तार का की त्रिज्या, और एस बराबर तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर। तो आपको रेजिस्टिविटी भी मिल जाएगी। ये मीटर ब्रिज हो गया आपका। मीटर ब्रिज की सहायता से किसी दिए हुए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और फिर उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना। तेजी से 2 मिनट में हम इसको फिर समझ लेते हैं। भाई मीटर से तो 1 मीटर लंबा मिश्र धातु का कांस्टेंट एंड मैग्नेट का एक समान मोटाई का तार लकड़ी के बोर्ड पर 2 पेचों के बीच कसा रहता है, और उन 2 पेचों के बीच जहां तार कसा रहता है वहां पर 2 एल आकार की पत्तियां, और तार के मध्य लकड़ी के बोर्ड में एक सीधी पत्ती तांबे की या एल्युमिनियम की लगी रहती है। क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके। अब बस केवल इतना सा है मीटर सेतु। अब मीटर सेतु की सहायता से हमको क्या करना है कि किसी दिए हुए तार का प्रतिरोध निकालना है। अज्ञात तार है उसका प्रतिरोध निकालना है। उस अज्ञात तार को हमने जोड़ रखा है सीडी पर। आप इसको यहां भी जोड़ सकते हैं, ए और डी पर भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि हम इस तार को यहां डाल दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन यहां और यहां शो कर रहा था उसकी डायरेक्शन चेंज होंगी, परंतु जीरो डिफ्लेक्शन तो अपनी जगह ही आएगा फिर भी। ठीक है, अच्छा जी। अब हमने क्या करा, एक सेल ली, एक कुंजी ली, एक गैल्वेनोमीटर लिया और व्हीटस्टोन ब्रिज की रचना कर दी। एक प्रतिरोध बॉक्स भी लिया। प्रतिरोध बॉक्स को हमने ए और डी पर जोड़ दिया। अज्ञात जो तार है जिसका प्रतिरोध निकालना है, जो दिया है हमको, वो सीडी पर जोड़ दिया। बैटरी को ए और सी के बीच जोड़ दिया कुंजी की सहायता से, और धारा मापी का एक सिरा डी पर डाल करके जॉकी को होते हुए संतुलन बिंदु निकालेंगे। तो सिद्धांत इसका ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया भाई, सर्किट डायग्राम भी बन गया। और
ये इसका जो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब इसकी दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात दूसरी दो संलग्न भुजाओं पे लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होने के लिए हमको संतुलन की अवस्था निकालनी पड़ेगी। जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट हमको चाहिए इस तार के, माना ए सिरे से ये एल लंबाई पर बी बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई तो यही जीरो डिफ्लेक्शन होता है और यही संतुलन की स्थिति होती है। तब ऐसी स्थिति में आर ए बी अपॉन आर बी सी इज इक्वल टू आर ए डी अपॉन आर सी डी। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज पहले बना लेते हैं। ए बी पर हमने ए बी लंबाई को दिखा दिया, बी सी भुजा पर बी सी लंबाई को दिया और एडी भुजा पर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है, वहां से नॉन रेजिस्टेंस निकालेंगे और एडी भुजा पर नहीं सीडी भुजा पर हमने अननोन रेजिस्टेंस एस लगा रखा है और ए और सी के बीच हमने क्या कर दिया भाई, बैटरी लगा दी कुंजी से होते हुए और गैल्वेनोमीटर को का एक सिरा डी पर डाल रखा है, दूसरे सिरे से जॉकी लगा रखी है, जॉकी को हम जहां छुआएंगे शून्य विक्षेप की स्थिति वही बी होगा। आ गया है। तो हमने लिखा है माना धारा मापी की जॉकी को तार ए बी ए सी के तार के ए सिरे से एल दूरी पर स्थित बी बिंदु पर स्पर्श कराने पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई तो हमको संतुलन की अवस्था मिल गई, ब्रिज बैलेंस हो गया। फिर ये ब्रिज बैलेंस हो गया तो आर ए बी का रेजिस्टेंस निकाला हमने, ए बी भुजा का प्रतिरोध इस लंबाई के और इस लंबाई ए बी और बी सी भुजाओं का प्रतिरोध लंबाइयों के, माना रो रेजिस्टिविटी है तो इसका रेजिस्टेंस आर ए बी इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए मीन्स पाई आर स्क्वायर, माना तार की रेडियस आर है, रेजिस्टिविटी रो है और सिमिलरली आर बी सी इज इक्वल टू रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर ए बी अपॉन आर बी सी, क्योंकि ये सब चीजें तो कट जाएगी, लेंथ के रेशियो में आ जाएगा, लेंथ के रेशियो में आ रहा था तो वो आ गया था हमारा ऐसा आर ए बी अपॉन आर बी सी इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। इसी प्रकार दूसरी दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध हो गया आर ए डी अपॉन आर सी डी आर अपॉन एस। संतुलन की स्थिति में ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, कर दिया तो हमारे पास आ गया ये एस इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। हमको अननोन रेजिस्टेंस मिल गया, ये जो वायर दिया हुआ है इसका रेजिस्टेंस मिल गया। मतलब अब हमने वायर को सीधा कर लिया, उसकी लेंथ मेजर कर ली, उसकी रेडियस मेजर कर ली, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। तो हमने रेजिस्टिविटी भी निकाल दी। क्या एस इज इक्वल टू मतलब आर रेजिस्टेंस है वो, एस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू एस इंटू ए अपॉन एल, एस इंटू ए के बदले पाई आर स्क्वायर अपॉन एल रख दीजिए, मान निकला है। आज का इस टॉपिक में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे हमने एक और एपरेटस पढ़ा मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन सेतु के से भी हम अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं और मीटर ब्रिज से भी हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। इस चैप्टर में अभी हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बचा हुआ है, उसको कहते हैं विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। उसको अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।